जयराम जी का जहां तक सवाल है, वो जाति, हम तो पहले भी बोले हैं बहुत सारे चैनल में कि जयराम महतो एक जाति का नेता नहीं है। वो जाति, संप्रदाय, समूह, वर्ग, धर्म सबसे ऊपर उठ के वो राजनीति कर रहे हैं। केवल लोग फोकस कर दे रहा है कि उनका जात है। तो अब समझ लीजिए कि वर्तमान जो अगुआ सरकार और केंद्र की जो भाजपा सरकार है, दोनों में बहुत बेहतर ट्यूनिंग है। निशा जी बता दे रहे हैं आपको, ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं, बहुत बेहतर ट्यूनिंग है। और ये ट्यूनिंग के चलते आज झारखंड गर्त में जा रहा है। अगर जातीय जनगणना इस राज्य में हो जाएगा तो ओबीसी की संख्या 54 से लेकर 56% दिखेगी। और ये लोग साजिश रचता है कि ओबीसी को हमेशा पीछे रखो, वोट बैंक की राजनीति करो, और यहाँ के जो ओबीसी समाज के लीडर है उनको लॉलीपॉप के रूप में कोई पद पार्टी में दे दो, लेकिन आरक्षण का लाभ तो मत दो। और हम लोग के लिए एक कानून था, सार कानून, उसको भी आपने खत्म कर दिया कि वहाँ पर जो 5th शेड्यूल एरिया है, जो जिला है, वहाँ पर कम से कम ओबीसी समाज दुकानदारी करने के लिए 5 डिसमिल 10 डिसमिल जमीन ले सकता था, उसको भी आपने खत्म। दुर्भाग्य इस राज्य का ओबीसी समाज, भोला भाला समाज, जिसको हमेशा से लोगों ने बरगलाने का काम किया, और ओबीसी आरक्षण के मुद्दा को ये कह के लोग टाल देते हैं कि ओबीसी समाज एक नहीं हो सकता। इस बार मैं बताऊंगा कि पूरा राज्य का ओबीसी समाज एक साथ खड़ा होगा। अभी आप देखिए कि हेमंत सोरेन जी एक स्टेटमेंट दिए कि एसटी को अब 26 से 28% कर देंगे, एससी को 10 से 14% कर देंगे, ओबीसी का 27% कर देंगे। इनका रोड मैप क्या है, क्या प्लानिंग है सरकार का? आज मैं सवाल करना चाहूँगा, बाबूलाल मरांडी जी का यही कृत था कि वो जेबीएम बनाना पड़ा, और 3 साल में, 3 साल नहीं कहिए, मैंने 2-3 चुनाव लड़ने के बाद वो कहाँ विलय करना पड़ गया? भारतीय जनता पार्टी में। फिर क्यों आप गए थे? इस राज्य में अगर सबसे ज्यादा दुर्गति किसी समाज का हो रहा है तो मुस्लिम समाज का हो रहा है। जब जब राज्य में महागठबंधन या वैसे कांग्रेस प्रस्त शासन व्यवस्था आएगी, वहाँ मुसलमान सिफर करेंगे। मुसलमान भी चाह रहा है कि भाजपा और महागठबंधन के अलावे कोई ऐसा तीसरा विकल्प इस राज्य में हो जहां पर हम जा करके अपने हक अधिकार का मांग कर सके, और वो विकल्प इस राज्य में दिख रहा है, जेल के। नमस्कार, जोहार। कुछ दिन पहले हमने आपको एक वीडियो दिखाया था जिसमें एक नेताजी आए थे आजसूत से जेल कैंप में। क्या मुद्दा था, क्यों आए थे? नाम था विजय साहू। आज हमारे स्टूडियो में विजय साहू जी हैं, अभी जेल कैंप में है, और जयराम महतो जी पर काफी विश्वास रखते हैं, काफी भरोसा दिखा रहे हैं, और कह रहे हैं कि एक दौर आएगा जब झारखंड में सिर्फ जयराम महतो होंगे, लोगों का उन पर भरोसा होगा। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। जोहार। पिछली बार आपने कहा था कि आजसू में कुछ वैसा नहीं हो रहा था जैसा आपने सोचकर ज्वाइन किया था, उसके बाद आपको एक रोशनी दिखाई दी जेल कैंप की ओर से। कितना समय हो गया जेल कैंप में आए? कितने महीने हो गए होंगे अमूमन? 24 अगस्त को आए हैं, तो अब जोड़ लीजिए कि 1 से 1.5 महीना हुआ है। 1.5 महीने में छवि कितनी बदली? क्या लग रहा है कि क्या अंतर दिख रहा है आजसू और जेल कैंप में? देखिए, स्पष्ट रूप से राजनीतिक बातों को अगर मैं रख पा रहा हूँ आज के डेट में, तो जेल कैंप में आने के बाद मेरी जो एक्चुअल में पॉलिटिकल क्षमता थी, वो क्षमता अब निखर के सामने आ रही है। और जेल कैंप में आने के बाद लोगों के प्रति जो मेरी सोच लड़ाई की शुरू से रही है, उसमें थोड़ा बल मिला है, ताकत मिला है कि मैं लड़ पाऊंगा। और लड़ाई लड़ना होगा इस राज्य को फिर से देखिए, राज्य बना लेकिन राज्य को डिस्टर्ब कर दिया, डिस्ट्रैक्ट कर दिया गया। इसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए फिर से लड़ाई लड़ना, और जेल कैंप में मैं रह के मुझे विश्वास है कि मैं इस लड़ाई को लड़ पाऊंगा। आजसू में मुखर होके बोलने की इजाजत नहीं थी? नहीं, आज मुखर होके बोलना, और अगर कोई विषय आपको दे दिया जाए जो विषय में आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं, तो वैसा विषय का कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन इस राज्य में सबसे ज्वलंत विषय तो मैंने पहले भी कहा कि यहाँ का स्थानीयता है, यहाँ का खतियान है, यहाँ का नियोजन है, यहाँ का विस्थापन है, यहाँ के युवाओं को रोजगार है। इन सवालों पर मुखरता के साथ केवल कोरम पूरा करना, बाकी राजनीतिक दल के लोगों के बारे में भी मैं बोलूंगा कि इन विषयों में कोरम केवल पूरा किया गया है, और केवल जेल कैंप पूरा मुखरता के साथ जयराम जी के लीडरशिप में इस राज्य में इन बातों को उठाने का काम करें। विजय साहू जी वर्तमान में ओबीसी से जुड़े हुए लोगों को लेकर चिंतित है, क्यों? देखिए, इस राज्य का गठन का 25 साल हो गया निशा जी। अब 25 साल में अगर कोई समाज, सबसे बड़ा समाज, इस राज्य का जो सामाजिक स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ इस राज्य में आरक्षण का क्या नियम है, जिसकी जितनी आबादी उसी आधार पर उसको भागीदारी मिलना है,
सोसाइटी में, पढ़ाई लिखाई में, नौकरियों में। तो इस राज्य का आबादी आप देखिएगा, झारखंड प्रदेश एक इकलौता एक्सेप्शनल प्रदेश बन के रह गया है जहां पर पूरे देश में 27% आरक्षण, और कोई कोई राज्यों में तो बहुत आगे आरक्षण है, लेकिन इस राज्य में मात्र 14% आरक्षण, उसमें भी ईबी माने एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के लिए 8%, बैकवर्ड क्लास के लिए 6%। तो अब बताइए, आरक्षण नगण्य कर दिया गया है। ये राज्य अलग हुआ, 2001 आरक्षण कानून के आधार पर एसटी को 26%, एससी को 10% और फिर ईडब्ल्यूएस को 10% मिल रहा है। फिर इतना संख्या होने के बाद भी ओबीसी समाज को मात्र 14% मिल रहा है। तो ये अन्याय है कि नहीं है? आखिर 1990 में मंडल कमीशन लागू हुआ इस देश में, तो पूरे देश में 27% आरक्षण लागू हुआ। ये समानांतर रूप से ये सभी राज्यों में ये होना चाहिए था। और कोई कोई स्टेट में तो मैंने कहा ना कि बिहार में टोटल आरक्षण 75% है, वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का गाइडलाइन से ऊपर, उसमें ओबीसी को 43% आरक्षण मिल रहा है। आप आंध्र प्रदेश में चले जाएंगे तो वहां पर 50% आरक्षण मिल रहा है। महाराष्ट्र में भी अलग आंकड़ा है। मैंने सब जगह ओबीसी की संख्या के आधार पर आरक्षण मिल रहा है। लेकिन इस राज्य का दुर्गति देखिए कि यहाँ के जो सियासतदान, जो शुरू से भारतीय जनता पार्टी के लोग, इस राज्य में प्रथम मुख्यमंत्री कौन हुए? बाबूलाल मरांडी जी। तो प्रथम मुख्यमंत्री हुए, आप एसटी समाज के लिए खड़ा हो गए, 7 राज्यों को 5th शेड्यूल में आप डलवा दिए और वहां शून्य कर दिए ओबीसी समाज को। लेकिन ओबीसी समाज के लिए कोई आवाज नहीं। आज मैं सवाल करना चाहूंगा, बाबूलाल मरांडी जी का यही कृत था कि वो जेबीएम बनाना पड़ा, और 3 साल में, 3 साल नहीं कहिए, मैंने 2-3 चुनाव लड़ने के बाद वो कहाँ विलय करना पड़ गया? भारतीय जनता पार्टी में। फिर क्यों आप गए थे? भाजपा को छोड़ के आप क्यों गए थे? कि बोले कि अगर भाजपा में मैं जाऊंगा तो कुतुब मीनार से कूदने जैसा हो जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, कूद के मर जाऊंगा, लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा। आपने अन्याय किया इस राज्य के साथ, और उस समय से लेकर के ये अन्याय चलते आ रहा है। अभी आप देखिए कि हेमंत सोरेन जी एक स्टेटमेंट दिए कि एसटी को अब 26 से 28% कर देंगे, एससी को 10 से 14% कर देंगे, ओबीसी का 27% कर देंगे। इनका रोड मैप क्या है? क्या प्लानिंग है सरकार का? आपने तो यह भी घोषणा किया था कि जातीय जनगणना करेंगे। पिछला कैबिनेट, जो पिछली सरकार थी, यही झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार इस राज्य में थी, और मुख्यमंत्री हुआ करते थे वो अभी जो भारतीय जनता पार्टी में चंपई सोरेन जी। जातीय जनगणना का घोषणा आपने किया, जातीय जनगणना का क्या हुआ? वो आपकी सरकार ने निर्णय लिया था, क्या आपने उसको रद्द किया या होना चाहिए? अगर रद्द कर दिया तो पब्लिकली बता दीजिए कि जातीय जनगणना का जो फैसला कैबिनेट में लिया गया था उसको हम लोग ने रद्द कर दिया, और नहीं किया तो फिर अभी तक क्या है उसकी संचिका बताइए, कहाँ तक आके बढ़ा? कार्मिक विभाग को आपने जिम्मा सौंपा था, कहाँ तक किया? अगर जातीय जनगणना इस राज्य में हो जाएगा तो ओबीसी की संख्या 54 से लेकर 56% दिखेगी। और ये लोग साजिश रचता है कि ओबीसी को हमेशा पीछे रखो, वोट बैंक की राजनीति करो, और यहाँ के जो ओबीसी समाज के लीडर है उनको लॉलीपॉप के रूप में कोई पद पार्टी में दे दो, लेकिन आरक्षण का लाभ इनको मत दो। बाबूलाल मरांडी से सिर्फ विजय साहू को दिक्कत है, या उनके फैसले से दिक्कत है, या फिर जेएलकेएम को पूरा दिक्कत है? जयराम महतो जी आपके साथ हैं इस पक्ष में कि हाँ, उन्हें 27% आरक्षण मिलना चाहिए ओबीसी के लोगों को, या सिर्फ विजय साहू की इच्छा है ये? नहीं, विजय साहू अकेले कोई डिसीजन मेकर नहीं है। विजय साहू लोगों के डिमांड और लोगों का जो जरूरत है। बाबूलाल मरांडी से केवल हमको परेशानी नहीं है। बाबूलाल मरांडी उस समय भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे इस राज्य के, तो हम वो सोच बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ओबीसी के प्रति क्या सोच इस राज्य में रहा है। और भारतीय जनता पार्टी कभी भी नहीं चाहती है कि ओबीसी समाज को हक के लिए लड़ने का अवसर मिले, और वो वोकल होकर के राजनीतिक रूप से आगे आए, ताकि इनका जो दुकानदारी है राजनीति का बंद हो जाए। इसीलिए मैं झारखंड के तमाम ओबीसी समाज में आप देखेंगे BC1 में 125 जातियां हैं, BC2 में 45 जातियां हैं। इतना बड़ा संख्या जातियों का है, तो समझिए कि इनकी आबादी कितनी होगी। और ये सिफर कर रहे हैं। आप जाइए ना उधर दक्षिणी छोटानागपुर, कोल्हान में और संथाल में, आप जो 7 जिलों में आपने 5th शेड्यूल में डाल दिया है, और हमारे लोग मुखिया तक नहीं बन सकते हैं, हमारे लोग पंचायत समिति सदस्य नहीं बन सकते हैं, हमारे लोगों को 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड में नौकरियां शून्य कर दी गई है। वो 26% आबादी कौन है? कहाँ जाएंगे? वो 7 जिलों का मैं बात कर रहा हूँ। बाकी जिलों में आप 14% में आपने 2 कैटेगरी हमको क्रीमी लेयर में भी आपने डाल दिया है।
और हम लोग के लिए एक कानून था, वो सार कानून, उसको भी आपने खत्म कर दिया कि वहां पर जो 5th शेड्यूल एरिया है, जो जिला है, वहां पर कम से कम ओबीसी समाज दुकानदारी करने के लिए 5 डिसमिल 10 डिसमिल जमीन ले सकता था, उसको भी आपने खत्म। माने ये अन्याय क्यों कर रहे हैं? और ओबीसी समाज सोया हुआ है। ओबीसी समाज वोट की राजनीति में केवल फंस जाता है। ओबीसी समाज कभी भाजपा के साथ, कभी कांग्रेस के साथ, कभी आजसू के साथ, कभी ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ भी जाने का काम करता है। ये दुर्भाग्य इस राज्य का। ओबीसी समाज भोला भाला समाज, जिसको हमेशा से लोगों ने बरगलाने का काम किया, और ओबीसी आरक्षण के मुद्दा को ये कह के लोग टाल देते हैं कि ओबीसी समाज एक नहीं हो सकता। इस बार मैं बताऊंगा कि पूरा राज्य का ओबीसी समाज एक साथ खड़ा होगा, और इसी को लेकर के कल प्रेस क्लब में हम लोगों ने इसी मसले को लेकर के 27% के आरक्षण के मसले को लेकर के हम लोगों ने प्रेस ब्रीफिंग रखा है। उसमें आपको भी मैं स्वागत करता हूं कि आप लोग भी आइए। इतिहास रहा है कि जब जब ओबीसी ने आवाज उठाई है, दिल्ली में सरकार बनी है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी ओबीसी से आते हैं। आपको लगता है कि आप अकेले ये जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं या आवाज बुलंद कर रहे हैं, उसका कुछ असर होगा? देखिए, विचारधारा, कहीं अकेले एक इंसान जब कदम ताल करने लगता है तो लोग कहावत भी है ना कि हम चले थे अकेले मगर लोग आते गए, कारवां बनते गए। शुरुआत तो होना चाहिए, शुरुआत हुआ है। ओबीसी समाज एक नैरेटिव, एक नरेशन गढ़ा है लोगों ने कि ओबीसी समाज कभी एक नहीं हो सकता है, कभी अपने आवाज के लिए मुखर होकर आवाज नहीं उठा सकता है। लेकिन इस बार झारखंड देखेगा कि 50% ओबीसी समाज, चाहे वो कोल्हान प्रमंडल का हो, चाहे उत्तरी छोटा नागपुर का हो, चाहे दक्षिणी छोटा नागपुर का हो, चाहे पलामू प्रमंडल का हो, चाहे आपका संथाल परगना का हो, सभी जगह के लोग इस बार जगेंगे और पूरे राज्य में एक उलगुलान, एक क्रांति आएगी। और ओबीसी समाज जो हाशिए पर है फिर से चर्चा में आएंगे इस राज्य में। इस राज्य में एक्चुअल में जिसकी आबादी 50%, तो उसका सरकार बनना चाहिए। लेकिन हम लोग को बांट दिया गया है, हम लोग को अलग अलग टोलियों में, अलग अलग जातियों में बांट दिया है। तुम कुम्हार है, तुम साहू है, तुम कुर्मी है, तुम जायसवाल है, तुम गुप्ता है, तुम फल्ला है, तुम ठाकुर है। तो ऐसे बांट के लोगों को तोड़ के इस राज्य में राजनीति करने का एक, माने ये लोग, अब समझ लीजिए कि वर्तमान जो अगुआ सरकार और केंद्र की जो भाजपा सरकार है, दोनों में बहुत बेहतर ट्यूनिंग है। निशा जी बता दे रहे हैं आपको, ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं, बहुत बेहतर ट्यूनिंग है। और ये ट्यूनिंग के चलते आज झारखंड गर्त में जा रहा है। भाजपा का आईबी जो सेंट्रल का, वो कहाँ सोया हुआ है जब इस राज्य में संसाधनों की लूट हो रही है? लूट का छूट कौन दिया हुआ है? स्टेट गवर्नमेंट करप्ट है तो आप कहाँ है? आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। आपने कहा बाबूलाल मरांडी से कि बाबूलाल मरांडी ने वो तवज्जो नहीं दिया, नहीं तो चाहते तो ओबीसी को 27% मिल गया होता। चलिए मानते हैं। अडानी अंबानी से क्या दिक्कत है? राजनीतिक पार्टी आप भी हैं, जेएलकेएम भी है, भाजपा भी है, वहां तक तो समझ में आ रहा है कि मतभेद मनभेद समझ में आ रहा है। लेकिन अडानी अंबानी से क्यों आपको बैर है? क्योंकि पिछली बार भी जब इंटरव्यू हुआ था आपका, तो आपने अंबानी अडानी वाला बैर रहेगा। आपने देखा है कभी जाके? आप चलिए मेरे साथ भुरकुंडा, आप चलिए मेरे साथ पतरातू, छोटे छोटे कस्बों में चलिए, जो दुकानदार हैं मर रहे हैं। क्यों मर रहे हैं? कि अडानी अंबानी को इतना टेक्निकली ये लोग इतना माने तरीके से साजिशन इतना प्रमोट कर रही है सरकार, बाकी लोग कहाँ जाएगा? व्यापार बिजनेस सब ठप पड़ गया है। और आप अभी बरसात है ना, बरसात तो है नहीं, बरसात मानसून वापस जा रही है, लेकिन फिर भी दुर्गा पूजा में इतना बारिश का है हुआ, आप कभी आकलन किए, सोचे? इसलिए हुआ कि आप अडानी अंबानी और बाकी लोग को खदान देंगे तो वो खदान से जिस तरह से बेतहाशा बिना नियम कानून का उसका माइनिंग होगा, तो ये ग्लोबल असर पड़ता है, पर्यावरण पर असर पड़ता है, इसलिए क्लाइमेट चेंज होता है। तो पानी आया, देखिए इसका दूरगामी परिणाम आप देख लीजिए। पानी आया पूजा में, अब पूजा में जहाँ मेला लगता है, जहाँ हजारों हजार लोग मेला देखने जाते हैं, वहाँ पर खोमचा वाला, वहाँ गुपचुप वाला, वहाँ पान वाला, वहाँ मिठाई वाला साल भर का जमा पूंजी लगा के दुकान लगाता है ताकि 3 महीने का मेरा राशन आ सके। ये पानी बर्बाद कर दिया तो उनको क्या लगा कि बरसात हो गया इसलिए बर्बाद। बरसात यूं ही नहीं हो रहा है, ये वेदर इरेटिक हो गया है, ये क्लाइमेट चेंज हुआ है। क्लाइमेट चेंज इसलिए हुआ है कि हम लोग दोनों हाथ से देश के संसाधनों को लूटने में इस तरह से मगन है कि पर्यावरण जाए भाड़ में, हमको कोई लेना देना नहीं है। अब इस देश के सरकार को क्या चाहिए? 5 साल में पूरा देश का जो खनिज संपदा उसको लूट लेंगे क्या? आप लद्दाख में जाइए, लिथियम है तो लिथियम रिजर्व रखना चाहिए था ना। लद्दाख का लिथियम को आप अडानी को दे रहे हैं, आप सरकार क्यों नहीं निकाल रही है? कोयला अडानी को दे रही है, अंबानी को दे रही है, और बहुत सारी कंपनियां जिसका नाम मैं सूची आपको दे दूंगा।
आखिर प्राइवेटाइजेशन क्यों? आखिर कोयला का जरूरत आपको क्यों पड़ा? कोयला का जो सरप्लस उत्पादन देश में सीसीएल कर रहा है, उसके बाद भी आप अडानी अंबानी को दे रहे हैं, तो उससे पर्यावरण नष्ट हो रहा है। इसका गुस्सा है। कोनो अडानी से मेरी दुश्मनी नहीं है, लेकिन अडानी और अंबानी का सिटीजनशिप पूरा दुनिया में कितने देशों में है? 7 से 8 देशों में है। कल देश में दुर्गति होगा जब पर्यावरण का मार पड़ेगा ना निशा जी, तो हम और आप कहीं भाग नहीं पाएंगे, अपनी जिंदगी नहीं बचा पाएंगे। लेकिन वो लोग तो दूसरे देश में सिटीजनशिप लिए हुए तो वहां चले जाएंगे, उनको कोई फर्क पड़ता है क्या? तो ये वर्तमान केंद्र सरकार को सोचना चाहिए कि इतने कम समय में संसाधनों को इतना लूटोगे तो देश का ही नहीं पूरा दुनिया का पर्यावरण नष्ट होगा। और इनका तो पूरा 1 मिनट में लूंगा कि इनका पूरा फोकस है माइंस एंड मिनरल्स पर। अभी आप दूसरे देशों में जाइए, कोयला आधारित उद्योग को बंद कर दिया जा रहा है। क्यों? क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज होगा तो केवल आप हम नहीं, पूरा दुनिया इससे तबाह होगा। तो इसीलिए अडानी अंबानी माने इस तरह से इतने कम समय में कितना पैसा कमाओगे यार, क्या करोगे इस धन का? झुनझुनवाला जी वो अपना जो क्या है हवाई जहाज शुरू किए ना, उसके 10 दिन बाद भी उनकी डेथ हो गई। वो लास्ट में जब सैया पर पड़े हुए थे तो उनका स्टेटमेंट आपने सुना था कि इतना धन इतना दौलत कोई काम का नहीं, इंसान को जीना चाहिए, लोगों के लिए जीना चाहिए। ये धरती बचेगा, ये धरा बचेगा, यहाँ के लोग बचेंगे तो वायुमंडल कहीं और नहीं है। आपका चांद में नहीं है, आपका मंगल ग्रह में नहीं, वायुमंडल धरती में। और धरती को बर्बाद मत करिए। विजय साहू जी ओबीसी से आते हैं, ओबीसी से हूँ मैं। जेएलकेएम के जो मुखिया हैं वो कुर्मी हैं। हाँ, अगर आप 27% की मांग कर रहे हैं कि आरक्षण में 27% चाहिए, तो जेएलकेएम के मुखिया को भी 27% ही चाहिए होगा ओबीसी के लिए। obviously। तो ये फिर जो कुर्मी और आदिवासी वाला मुद्दा है शांत हो जाएगा 27% मिलने के बाद? देखिए, अगर कोई विषय लेकर के मान लीजिए भोक्ता जो पहले एससी में थे, कुछ लोग एससी में थे भी नहीं, एसटी बन गए। अगर कोई डिमांड करता है ना निशा जी, किसी भी जाति समूह का, इस लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने तो स्पष्ट रूप से लिखा है ना। आप जाके देखिए म्यूजियम ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया दिल्ली में, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। स्टडी करना चाहिए, बुक्स तो सब जगह पड़ा हुआ है। तो उनका जो मैंने जो उसका जो प्रस्तावना है उसमें ही पढ़िएगा ना, तो लगेगा कि हर इंसान को अपनी सोच, अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी इस देश में मिला हुआ संविधान है। कुर्मी समाज को भी वो अधिकार मिला हुआ है कि वो अगर वो सोचता है कि हमको मिलना चाहिए तो वो अपना आंदोलन करेगा। उसके पीछे वो माकूल कारण क्या है वो सारा डॉक्यूमेंटेशन करेगा। और अगर सरकार कन्विंस होगी, शासन कन्विंस होगा तो वो बनेंगे, और नहीं कन्विंस होगा लेकिन उनका आप राइट्स को तो छीन नहीं सकते, वो आंदोलन कर ही सकते हैं। ये गोलमोल सा जवाब गोलमोल जवाब नहीं है। देखिए, जब तक हम बता दे रहे हैं, जब तक मान लीजिए वो एसटी सूची में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन वर्तमान में किस में है? वो ओबीसी में है। तो क्वाइट ऑब्वियस कि ओबीसी मेरे साथ वो कदम ताल करेंगे। और जयराम जी का जहां तक सवाल है, वो जाति, हम तो पहले भी बोले हैं बहुत सारे चैनल में कि जयराम महतो एक जाति का नेता नहीं है। वो जाति, संप्रदाय, समूह, वर्ग, धर्म सबसे ऊपर उठ के वो राजनीति कर रहे हैं। केवल लोग फोकस कर दे रहा है कि उनका जात है, तो वो नहीं होता है कि जात का बात करेंगे तो सब टूट पड़ेगा, लेकिन साहू समाज की बात नहीं है। हम नॉर्मली हर नेता होता है जो हर पार्टी के हर धर्म को मान के चलता है, लेकिन जब अपनी बारी आती है, जब कुर्मी और आदिवासी आया था तो कुर्मी की ओर से ही जयराम जी सड़कों पर उतरे थे। उनके पैर टूटे हुए थे, फ्रैक्चर में भी वो सड़कों पर आए, उस उलगुलान का हिस्सा बने। आपने उनका स्टेटमेंट सुना है कि पारसनाथ की पहाड़ी आदिवासियों का? सुना है कि नहीं? हाँ बिल्कुल। आपने सदन में सुना था जब जादू घोड़ा का बात उठाए थे? किस समाज के बारे में? आदिवासी समाज के बारे में। सूर्या हंसदा पर बात तो खुद को बचाने को एक तरह से ये भी हो सकता है कि हम किसी के नहीं, उससे पहले तो अभी कुर्मी समाज का ना आंदोलन चल रहा था। उससे पहले सदन चल रहा था, सत्र चल रहा था, हमको लगता है कि बजट सत्र था, उस समय उठाए थे जादू घोड़ा वाला मामला। तो वो कौन लोग हैं? आदिवासी हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका, यानी इन शॉर्ट बोला जाए तो जयराम जी सभी जाति, सभी संप्रदाय, सभी समूह, सभी धर्म। हम धर्म इसलिए बोलते हैं कि इस राज्य में अगर सबसे ज्यादा दुर्गति किसी समाज का हो रहा है तो मुस्लिम समाज का हो रहा है। दुर्गति होने के पीछे कारण है, जब राज्य में महागठबंधन या वैसे कांग्रेस प्रस्त शासन व्यवस्था आएगी, वहां मुसलमान सिफर करेंगे, उनके साथ अन्याय होगा। मुसलमान भी चाह रहा है कि भाजपा और महागठबंधन के अलावे कोई ऐसा तीसरा विकल्प इस राज्य में हो
जहां पर हम जा करके अपने हक अधिकार का मांग कर सके। और वो विकल्प इस राज्य में दिख रहा है, जयराम महतो जेल कैंप। ये थे हमारे साथ विजय साहू जी, जिन्होंने ओबीसी के मुद्दे को उठाया। इनका कहना है कि जब सब कई राज्यों में 27% मिल रहा है तो हमें 14 क्यों। उनका कहना है कि अगर एक बार पूरा का पूरा ओबीसी समाज इनके साथ जुड़ जाता है, खास तौर पर इन्होंने कहा कि आने वाले समय में जेएल कैंप से जुड़ेंगे ओबीसी के लोग, अगर ये मांग पूरी होती है तो उम्मीद करते हैं कि इनकी मांग सरकार के कानों तक पहुंचे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।